हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है मंडे 23 सितंबर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं 3 बड़ी स्टोरीज। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सेस कैपिटल के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे चाइना और आखिरी में हम बात करेंगे इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए आज की पहली स्टोरी जो कि एक्सेस कैपिटल के बारे में है उससे शुरू करते हैं। सेबी ने रिसेंटली एक बोल्ड मूव लिया और एक्सेस कैपिटल विच इज ACL को डेट मर्चेंट बैंकिंग से बैन कर दिया। तो ACL करता क्या है? ACL एक मर्चेंट बैंकर है जो कंपनीज को बॉन्ड्स या शेयर्स बेच के फंड्स रेज करने में मदद करता है। समझ लो ये फाइनेंशियल मिडलमैन है। ये पेपर वर्क संभालते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि डील स्मूथली एग्जीक्यूट हो। सब सही लग रहा है तो सेबी ने एक्शन क्यों लिया? बात यह है कि ACL ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। ये सिर्फ डील्स अरेंज करने तक नहीं रुके, इन्होंने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि अगर चीज़ें गलत हो गई तो वो उनका नुकसान भी कवर करेंगे, जो मर्चेंट बैंकर का काम नहीं है। ये सब शुरू हुआ एक रिपोर्ट से जिसका टाइटल था इज एक्सिस कैपिटल एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और अ हेज फंड। ये रिपोर्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमेंद्रा किशेन हजारी ने जनवरी 2024 में पब्लिश की थी। रिपोर्ट ने ACL के कुछ रिस्की मूव्स को हाईलाइट किया। सेबी ने नोटिस किया और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। एक डील जो सेबी की नज़र में आई वो थी सोजो इन्फोटेल का केस। सोजो एक छोटी टेक कंसल्टेंसी थी जो पैसा रेज करना चाहती थी। सोजो ने 260 करोड़ रुपीस के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच इज NCDs इशू किए, जो बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। ACL ने इन बॉन्ड्स को सेल करने में मदद की, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हुई। ACL ने सिर्फ डील अरेंज नहीं की, उन्होंने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि अगर सोजो बॉन्ड होल्डर्स को पैसा वापस नहीं कर पाया तो वो पैसे ACL पे बैक करेगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ACL बैंक नहीं है, उनका काम लोन्स गारंटी करना नहीं है। मर्चेंट बैंकर्स मार्केट रिस्क लेते हैं, यानी सिक्योरिटीज को सेल करना उनका काम है, लेकिन क्रेडिट रिस्क लेना बैंक का काम है। लेकिन ACL ने प्रॉमिस कर दिया कि अगर सोजो पैसे वापस नहीं कर पाया तो वो बॉन्ड होल्डर्स को पैसे देंगे, जो एक बड़ी रेगुलेटरी लाइन क्रॉस करने वाली बात थी। तो फिर क्या हुआ? सोजो ने बॉन्ड्स के पैसे यूज किए लावा इंटरनेशनल के शेयर्स खरीदने के लिए। याद है लावा? वो एक टाइम पे इंडिया का मोबाइल फोन मार्केट का बड़ा प्लेयर था, स्मार्टफोन से पहले। बात यह है कि सोजो के प्रमोटर्स लावा के भी प्रमोटर्स थे और उनके पास लावा के 80% से ज़्यादा शेयर्स थे। ये बॉन्ड डील बेसिकली लावा ग्रुप के अंदर ही पैसे इधर उधर करने का एक तरीका था, लेकिन प्लान्स के हिसाब से चीज़ें नहीं चली। जब सोजो बॉन्ड होल्डर्स को वापस पैसा नहीं दे पाया तो ACL का गारंटी उन पे भारी पड़ गया। सिर्फ डील अरेंज करने की बजाय ACL को 166 करोड़ रुपीस सोजो का डेट कवर करने के लिए देना पड़ा। तभी सेबी ने एक्शन लिया। उन्होंने देखा कि ACL एक बैंक की तरह बिहेव कर रहा था मर्चेंट बैंकर की जगह, क्योंकि वो गारंटी दे रहे थे। सेबी को यह भी पता चला कि ये पहली बार नहीं था, ACL ने दूसरे प्राइवेट बॉन्ड डील्स में भी ऐसा किया था, अरेंजर और गारंटर दोनों बनके। इससे मर्चेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग के बीच की लाइन ब्लर हो रही थी। और प्रॉब्लम तब बढ़ गई जब लावा का IPO टाइम पे नहीं आया। लावा का IPO, जिससे बॉन्ड होल्डर्स को पैसा वापस मिलता, हुआ ही नहीं, तो सोजो के बॉन्ड्स फंस गए। सोजो के प्रमोटर्स ने प्लान किया था कि IPO के पैसे से बॉन्ड्स रीपे करेंगे। जब IPO फेल हो गया तो उन्होंने लावा के कुछ शेयर्स बेच दिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं था और सोजो रीपेमेंट की डेडलाइन मिस कर गया। तो सेबी ने ACL के अगेंस्ट एक्शन लिया क्योंकि उन्होंने रीपेमेंट गारंटी की थी। सेबी ने देखा कि ये सिचुएशन फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए रिस्की हो सकती है और उन्होंने इसको लाइटली नहीं लिया। उन्होंने ACL को नए डेट डील्स लेने से भी बैन कर दिया। सेबी ने यह भी अनाउंस किया कि वो ACL के पेरेंट कंपनी एक्सिस बैंक को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़े रिस्क खड़े कर सकता है। सेबी शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इन्वॉल्व करे, क्योंकि क्रेडिट गारंटीज के साथ खेलना काफ़ी ही रिस्की होता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी पे, जिसमें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे चाइना। सोचो, आप पूरी जिंदगी काम करते हो, रिटायरमेंट का इंतजार करते हो, और जब फाइनली आराम का टाइम आता है तो अचानक रिटायरमेंट की एज बढ़ जाए।
चाइना में अभी यही हो रहा है। अगले साल से रिटायरमेंट एज फॉर मेन 60 की जगह 63 इयर्स होगी और वुमेन की रिटायरमेंट एज 55 से 58 के बीच। पर चाइना ये आखिर क्यों कर रहा है? सिर्फ ज्यादा काम करने के लिए नहीं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, चाइना की घटती हुई पॉपुलेशन। चाइना एक बड़ी डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है। कभी वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पर अब वो घटती जा रही है। पहले लोग सोचते थे कि 2030 तक चाइना की पॉपुलेशन पीक करेगी, लेकिन 2022 में पता चला कि पॉपुलेशन ऑलरेडी पीक कर चुकी है और अब घट रही है। पिछले साल ही चाइना की पॉपुलेशन 8.5 लाख लोगों से कम हो गई और ये आगे भी गिरती रहेगी। पर ऐसे क्यों हो रहा है? काफ़ी रीजंस हैं। सबसे पहले, चाइनीज विमेन अब वर्कफोर्स में हैं और उनके लिए बच्चे पैदा करना प्रैक्टिकल नहीं लगता। कल्चर भी चेंज हो गया है और औरतें अपने करियर और पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटाइज कर रही हैं। गवर्नमेंट की वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 से 2016 तक जो थी, ने अभी अपना रोल प्ले करना शुरू किया है। इस वजह से कम बच्चे पैदा हुए और अब यंग पॉपुलेशन पुरानी जनरेशन को रिप्लेस नहीं कर पा रही। डरने वाली बात यह है कि 2035 तक लगभग 40 करोड़ लोग चाइना में 60 ईयर से ऊपर के हो जाएंगे। ये तकरीबन यूएस की पॉपुलेशन के बराबर है। ज़्यादा एज लोग और कम यंग पॉपुलेशन इकोनॉमिक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। और इतनी सारी रिटायरमेंट्स के बाद पेंशन्स कौन देगा? चाइना का पेंशन सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 2035 तक पेंशन फंड का पैसा खत्म हो सकता है। और सिर्फ चाइना ही नहीं, यूएस और जापान जैसे देश भी ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं। पेंशन तो बस एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। एजिंग पॉपुलेशन का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जब लोग रिटायर होते हैं तो काम करना छोड़ देते हैं, इससे प्रोडक्शन कम होती है। कम लोग काम करेंगे तो कम चीज़ें बनेंगी, कम सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। जैसे फुटबॉल टीम में कम प्लेयर्स होंगे तो गोल्स भी कम बनेंगे ना। ऐसे ही चाइना की श्रिंकिंग वर्कफोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकती है। इसके ऊपर कम लोग होने का मतलब कम कंजम्पशन भी होती है। चाइना ऑलरेडी लो डोमेस्टिक डिमांड से स्ट्रगल कर रहा है और ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। चाइना की इकोनॉमी वैसे भी स्लो हो रही है। ग्रोथ 2010 में 10.6% थी, जो 2019 में गिर के 6.1% हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 2035 तक ग्रोथ सिर्फ 1% पर आ सकती है, वैसे ही जैसे जापान के लॉस्ट डिकेड्स में हुआ था। जापान की इकोनॉमी तब ड्रास्टिकली स्लो हो गई थी जब उनकी पॉपुलेशन एज्ड हो गई थी, और चाइना भी उसी डायरेक्शन में जा सकता है अगर कुछ नहीं बदला। अब चाइना क्या कर रहा है इसको फिक्स करने के लिए? कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा है। सबसे पहले लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज कर रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी से हटकर अब 2 और 3 बच्चे अलाउड हैं। पर बच्चे पैदा करना चाइना में महंगा है, इसलिए फैमिलीज एक से ज़्यादा बच्चे नहीं पालना चाहती। रिटायरमेंट एज बढ़ाने का एक और रीज़न है। आइडिया ये है कि लोगों को ज़्यादा देर तक वर्कफोर्स में रखा जाए ताकि वो इकोनॉमी और पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते रहें। लेकिन ये आसान नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ लोग फिजिकल लेबर करते हैं। सोचो एक 60 इयर्स के फार्मर को बोलो कि वो 65 तक काम करे। एक और सोल्यूशन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। अगर कम लोग भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके तो शायद एजिंग पॉपुलेशन का इम्पैक्ट कम हो सकता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उन्हीं रिसोर्सेज से ज़्यादा काम हो। अगर वर्कर्स बेटर टेक्नोलॉजी या एफिशिएंसी के साथ काम करें तो इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है, चाहे कम लोग ही क्यों ना काम करें। जापान ने भी ऐसी ही स्ट्रैटेजीज ट्राई करी थी, लेकिन मिक्स्ड रिजल्ट्स आए। पर चाइना के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। चाइना टेक और इनोवेशन में काफ़ी पुश कर रहा है। एआई, रोबोटिक्स जैसे एडवांस्ड फील्ड्स में लीडर बनने की कोशिश भी कर रहा है। पर इकोनॉमी के बहुत पार्ट्स जैसे कंज्यूमर सर्विसेज और रियल एस्टेट अभी टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा नहीं ले रहे। तो अगर चाइना की हाई टेक इंडस्ट्रीज थ्राइव भी कर जाती हैं तो ये पूरी इकोनॉमी को उठाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। चाइना की एजिंग पॉपुलेशन का इफेक्ट अगले कई डिकेड्स तक देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो जल्दी सॉल्व नहीं होगी। अगर चाइना इसको ठीक से हैंडल नहीं करता तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, पेंशन से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ तक, सब पर। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलते हैं हम आज की आखिरी स्टोरी पे, जिसमें हम इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को हमने इंडिया के मैसिव मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात की थी। सरकार ने पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अब तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अभी हमने काफ़ी लंबी जर्नी कंप्लीट करनी है।
इंडिया के एक्सपोर्ट्स अभी भी हमारी इकोनॉमी का छोटा हिस्सा हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 21.89% है। हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को चाइना से अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे राइवल्स जैसे वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। इंडिया के लिए अगला मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप जीतने का प्रॉमिस। हमारे राइवल स्ट्रांग हैं और उनके पास बहुत एडवांटेजेस हैं, जबकि हमारे यहाँ काफ़ी इश्यूज हैं। इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, हमें हर प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करना होगा। चलिए शिपिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरर हो तो मान लो आपने सब कुछ सही किया, प्रोडक्ट्स बनाए जो चाइना या साउथ ईस्ट एशिया के कंपेटिटर्स के जितने अच्छे और चीप हैं, फिर भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपना माल पोर्ट तक पहुंचाते हो, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ये रही कुछ प्रॉब्लम्स। नंबर 1, लंबी वेटिंग। इंडियन पोर्ट्स ऑफन ओवर क्राउडेड होते हैं। एक्सपोर्टर्स को परमिट्स लेने और कार्गो पिकअप होने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। आमतौर पर शिपमेंट पोर्ट तक पहुंचने के बाद 2-3 दिन वहां पड़ा रहता है। नंबर 2, कंटेनर्स की कमी। शिपिंग कंटेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंडिया में इनकी स्पेस की कमी है। इस वजह से कंटेनर शॉर्टेज होती है जो एक्सपोर्ट्स को डिले करती है। नंबर 3, शिप्स की कमी। दुनिया के बड़े शिपिंग कंपनीज मोस्टली अब्रॉड बेस्ड हैं। जब कभी शिपिंग क्राइसिस होता है तो वो इंडियन पोर्ट्स को स्किप कर देते हैं। इंडिया के पास सिर्फ एक मेजर कंटेनर शिपिंग प्लेयर है, विच इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI, और उनके पास भी सिर्फ 2 कंटेनर शिप्स हैं। नंबर 4, छोटी शिप्स। हमारे इंडियन पोर्ट्स शैलो हैं जो दुनिया की बड़ी शिप्स हैंडल नहीं कर पाते, तो हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स श्रीलंका या सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पर पहुंचते हैं, जहां से बड़ी शिप्स में ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस में टाइम और पैसे दोनों लगते हैं। नेक्स्ट, महंगी शिपिंग। इंडियन शिप्स सिर्फ 5% डिमांड हैंडल करती हैं, बाकी काम फॉरेन शिपर्स करते हैं जो इंडियन एक्सपोर्टर से ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंडियन पोर्ट्स के स्टॉप्स और क्लियरेंसेस को प्लान करना पड़ता है। इंडिया हर साल $109 बिलियन सिर्फ अपना माल बाहर भेजने के लिए खर्च करता है। नेक्स्ट, स्टोरेज फीस। जब तक आपका माल पोर्ट पर पड़ा रहता है, आपको स्टोरेज चार्जेस देने पड़ते हैं और ये सस्ते नहीं होते। पिछले 10 सालों के मुकाबले चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं, लेकिन हम अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से दूर हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सब कुछ ठीक कर भी लें, तब भी शिपमेंट का टाइम और कॉस्ट उन्हें डिसएडवांटेज में डालता है। एक्सपोर्टर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये समझना आसान है। हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले 2 महीने से लगातार गिर रहे हैं और अगस्त में ये 13 मंथ्स का सबसे बड़ा ड्रॉप था। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि शिपिंग रेट्स में बड़ा सर्ज आया है। अगस्त में फ्रेट पिछले साल से 70% ज़्यादा महंगा था। ये सर्ज इंडिया के कंट्रोल से बाहर है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन्स और US चाइना ट्रेड वॉर शिपिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब इनको हमारी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस के साथ मिलाते हैं तो इंडिया बिजनेस के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। अच्छी बात यह है कि सरकार एक्शन लेने शुरू कर चुकी है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की एक रीसेंट मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस किए गए। नंबर 1, 5 न्यू शिप्स। SCI 5 न्यू सेकेंड हैंड शिप्स खरीदेगी कंटेनर शिपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, ज़्यादा वेसल्स चार्टर किए जाएंगे। नए शिप्स खरीदने में टाइम लगेगा, तो SCI ऑलमोस्ट 9,000 और कंटेनर्स हैंडल करने के लिए शिप्स चार्टर करेगी। नंबर 3, सस्ते कंटेनर स्टोरेज चार्जेस। अब कंटेनर्स को रेलवे बोर्ड और कंटेनर कॉर्पोरेशन के स्टॉकयार्ड्स में 90 दिन तक फ्री रखा जा सकता है, उसके बाद फीस आधी कर दी जाती है। नेक्स्ट, पोर्ट चार्जेस कम। पोर्ट्स पर गुड को लोड, अपलोड, स्टोर और हैंडल करने की चार्जेस काफ़ी कम कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, फास्टर कस्टम स्क्रीनिंग। कस्टम बोर्ड्स अब एक साथ 2 कंटेनर्स को स्क्रीन करेगा, जिससे प्रोसेस फास्ट होगा। बट क्या ये सब हमारे शिपिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनफ है? बिल्कुल नहीं। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। SCI को एक्सपैंड करना एक टेम्पररी फिक्स है। लॉन्ग टर्म में हमें और ज़्यादा इंडियन शिपिंग लाइंस चाहिए और हमारे पोर्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने की ज़रूरत है। इंडिया सेंचुरी ओल्ड शिपिंग लॉज को अपडेट करने पर काम कर रहा है और रिफॉर्म्स पुश कर रहा है ताकि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो सके, लेकिन ये एक सही डायरेक्शन में कदम है। मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की जर्नी में ऐसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट होंगे और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये रीसेंट मेजर्स एक रिलीफ की तरह हैं। तो ये थी हमारी आज की आखिरी स्टोरी। तो चलिए अब आपको हम कुछ टिडबिट्स बताते हैं।
नंबर 1, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स विच इज STT की कलेक्शंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के सिर्फ 5 महीनों में 26,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि एनुअल टारगेट का 70% ऑलरेडी अचीव हो गया है। नंबर 2, लीड प्राइसेस बढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज की बढ़ती डिमांड के कारण। बट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल सप्लाई भी बढ़ने वाली है, जो 2024 और 25 में प्राइसेस थोड़ा कंट्रोल कर सकती है। नंबर 3, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट 5% पर रखा है, भले ही जुलाई में इन्फ्लेशन 2.2% तक बढ़ गई है। सेंट्रल बैंक अभी भी कॉशियस है क्योंकि उन्हें वेजेस और सर्विसेज कॉस्ट के बढ़ने का डर है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।